बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लियर? वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड वी स्टार्टेड एल्केन और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। हाउ टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम, then how to prepare alkene with the alkyl halide, that is Wurtz reaction. Clear? And then we discussed next method from Grignard reaction और उसके बाद हमने कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से हमने एल्केन प्रिपेयर किया। क्लियर? So in today's lecture we will discuss one more method for preparation of alkene, very important, that is coal based electrolysis. इसका मैकेनिज्म बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी ऑफ मिनिमम 4 to 5 मार्क्स और जेई और नीट में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो राइट डाउन, दिस इज कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल इज कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपके क्लास 12th में भी मिलेगा। नाउ कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है यू जस्ट टेक अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो। एक सॉल्ट लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करो। तो कैथोड और एनोड पे अलग अलग रिएक्शंस होंगी। सो लेट अस चेक both the reaction. If we consider coal-based electrolysis of this salt, that is RCO negative and K positive. तो सबसे पहले ये स्प्लिट होगा। तो कौन कौन से आयन मिलेंगे? RCO negative आयन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज पोटेशियम आयन, लाइक दैट। नेक्स्ट, अब ये दोनों आयन कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे एंड एट एनोड remember always oxidation takes place. At anode oxidation will take place. Clear? So oxidation is anion का होगा। इसके 2 यूनिट लो, this is 2RCO negative, 2 यूनिट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी स्पीसीज में यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो दिस इज मैकेनिज्म वी आर डिस्कसिंग। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? उसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। नाउ इंटरमीडिएट का मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनता हो। द स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू रस्ट। सो ये जो इंटरमीडिएट बना, इसमें CO2 वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक, इन दोनों एनायन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इंटरमीडिएट बना। अब यहां से 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो बन जाएगा R फ्री रेडिकल, दैट इज R फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, CO2 अलग, 2 यूनिट में से 2 CO2। नाउ जो R बना है वो आपस में कपलिंग रिएक्शन कर लेंगे। R will attach to R to form alkane. This is very unstable. कोई भी इंटरमीडिएट हो वो बहुत कम स्टेबल होता है। तो ये R से अटैच हो जाएगा and will form alkane. R. This is alkane. This is our major product. Now यदि हम कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। एट कैथोड देयर इज रिडक्शन ऑफ वाटर। नाउ वाटर का रिडक्शन कैसे होगा? दिस इज 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2OH नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन गैस, लाइक दैट। देन तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। इफ वी टॉक अबाउट एनोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमें कैथोड पे एल्केन मिलेगा, आवर मेजर प्रोडक्ट,
और रिडक्शन की वजह से सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आ जाएंगे। तो बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? Basic. Resulting solution would be basic because of this OH negative. तो यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखें, if we consider the product of electrolysis, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट at anode we will get alkane along CO2 gas. तो CO2 गैस भी निकली थी और एल्केन भी बना। इसी तरह से सेकंड, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? एट कैथोड which gas is released? Hydrogen. At cathode hydrogen gas is released and the resulting solution is basic or alkaline. So these are the key points of coal-based electrolysis. Very important. Done? बिल्कुल आसान है। इस आयन की 2 यूनिट लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फ्री रेडिकल, CO2 अलग कर देंगे तो फ्री रेडिकल R पे होगा, दोनों R आपस में जुड़ के एल्केन बना देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। राइट डाउन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ coal-based electrolysis of potassium acetate potassium acetate होगा CH3COO की पॉजिटिव, दिस वन। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा इसमें भी, बस यहाँ पे हमने R लिखा था और इस बार R की जगह क्या है? CH3। डन। तो सेम रिएक्शन, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड में इस बार 2 एनाइन ले लेंगे एसीटेट, दिस इज CH3CO नेगेटिव, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, जैसे ये था CH3CO फ्री रेडिकल 2 टाइम्स, यहाँ से 2 CO2 अलग होंगे तो फ्री रेडिकल कार्बन पे आ जाएगा, दिस इज 2 CH3। अब ये CH3 अनस्टेबल है, दे विल शो कपलिंग रिएक्शन, दोनों जैसे R जुड़े उसी तरह से CH3 आपस में जुड़ जाएंगे लाइक दैट, तो हमें मिल जाएगा इथेन। दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट which is obtained at anode, ethane. In the same manner, if we talk about cathode, तो कैथोड पे हमेशा रिएक्शन सेम होगी, वाटर का रिडक्शन। At cathode, water will reduce to make solution alkaline and will form hydrogen gas, like that. Note it. So very famous method of preparation of alkane, that is coal-based electrolysis. इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो बेटा ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्केन बनाने की। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। So we discussed a number of process to prepare alkane. सबसे पहले हमने सोडा लाइम से बनाया था,
with the sodium salt of carboxylic acid. फिर हमने हेलो एल्केन की मदद से, एल्काइल हैलाइड की मदद से एल्केन प्रिपेयर किया. Then we prepared alkane with the help of Wurtz reaction. Then we discussed next method from Grignard reagent, and then by the reduction of alcohol, aldehyde, and ketone with the help of hydrogen iodide. And this one was coal-based electrolysis. तो बेटा आपको इस तरह से सीक्वेंस में और सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर्स पे. एंड फर्दर ये सिर्फ यहाँ तक यूज नहीं होंगे, दैट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12. तो यही रिएक्शन, यही रिएजेंट फिर से आपको 12th में भी पढ़ने होंगे. कुछ एडिशनल भी होंगे बट ये भी वहां पे यूज होते हैं. नेक्स्ट, राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. Physical properties of alkane. First physical property, alkanes are colorless, odorless, and tasteless. So write down first property, they are colorless, no color, no odor, no taste. Colorless, odorless, and they are tasteless. Second point, if we talk about alkane, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं. एल्केन तो टोटली नॉन पोलर है. तो एल्केन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. जिसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लाइट डिसॉल्व लाइट. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन, लाइट डिसॉल्व लाइट? एनीवन? Like dissolve like का मतलब you just, yes, anyone? The polar substances will get dissolved in polar solution. I mean polar solution. Polar solvent. Non-polar will be non-polar solvent. बिल्कुल सही. Like dissolve like means जो जैसा होगा वो वैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. यदि पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में. So we can write like dissolve like means polar compound is soluble in polar solvent, while non-polar compound is soluble in non-polar solvent. So very important कि जो एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर हैं, इसीलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. सो वी कैन राइट एज एल्केन्स आर नॉन पोलर and they are soluble in non-polar solvent. Next line, alkanes are not soluble in water. Very very important. Alkanes तो non-polar है और water polar solvent है. So alkanes are not soluble in water. तो अब देखो सॉल्वेंट से हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर. तो कुछ एग्जांपल आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी टॉक सॉल्वेंट, ये मैंने पहले भी बताया बॉन्डिंग वाले पार्ट में कि पोलर कौन सा होगा और नॉन पोलर कौन सा होगा. तो बेटा पोलर में आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, वाटर एंड एल्कोहल. ये दोनों पोलर सॉल्वेंट हैं. और दूसरा नॉन पोलर में कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड टोल्यूएन. तो ज्यादातर जगह पे आपको यही सॉल्वेंट दिखाई देंगे, तो इसलिए आप उनको अच्छे से लर्न करें. सॉल्वेंट पोलर इज वाटर, एल्कोहल. नॉन पोलर इज CH2, CCl4, बेंजीन एंड टोल्यूएन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir.
फाइन। तो वेरी सिंपल पॉइंट कि एल्केन नॉन पोलर होंगे, इसलिए ये नॉन पोलर में घुलेंगे। क्या एल्केन CH2 में डिसॉल्व हो सकते हैं? यस, दैट इज नॉन पोलर। बट एल्केन पानी में नहीं घुलेंगे, क्योंकि पानी जो होता है दैट इज पोलर सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, write down third one, very important. The melting point and boiling point are directly proportional to molecular weight. Molecular weight. यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट, तो कैसे कंपेयर करेंगे? वो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। सेकंड, यदि मोलिकुलर वेट सेम है तो फिर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। So higher the molecular weight, higher will be melting point and boiling point. More the branches, lesser will be melting and boiling point. जैसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पहला वाला, इसके बाद ब्रांच वाला बताऊंगा। Which of following alkane have highest MP, highest melting point? पहला ऑप्शन मीथेन, हेक्सेन, C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला। थर्ड ब्यूटेन, C4H10 और प्रोपेन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही, हेक्सेन। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो बिल्कुल पेन भी चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसमें तो एक ही कार्बन है, मेल्टिंग मॉलिक्यूलर वेट वैसे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट दिखा है। इसका फिर भी निकालोगे तो क्या आएगा? 1 × 12 + 4 × 1 16। हेक्सेन का सबसे ज्यादा आएगा, 6 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, 6 × 12 + 14 × 1 इसका मैक्सिमम होगा। तो यदि मॉलिक्यूलर पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो फिर हम डायरेक्टली देख सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसमें एक्चुअल में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होती है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई इट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? मोर द मॉलिक्यूलर वेट, मोर द वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, और फोर्सेस ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यू कैन राइट मोर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ये रीजन है जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है मॉलिक्यूलर वेट। नोटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचेस के इनवर्स से। तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट डाउन, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट, compare the melting and boiling point of isomeric hexane। आइसोमेरिक का मतलब एक ही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। लाइक दिस वन, 6 कार्बन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है,
5 carbon with 1 branch, 4 carbon with 2 branch, 4 carbon with 2 branch. This one. बताओ किसका ज्यादा होगा? Which is Option first. very good. Option 1. अभी डिस्कस किया था ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यदि ब्रांचेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. So melting point and boiling point are inversely proportional to number of branches. Branching यदि increase होती है, branching increases, then melting point and boiling point decreases. तो इसमें कार्बन स्ट्रेट है, इसलिए इसका ज्यादा. इसमें एक ब्रांच आई, थोड़ा कम, 2 ब्रांच और भी कम. Like that. Done. So any doubt in this problem? Anyone? Tell me. No, sir. ये question, No, fine, ये question clear है सभी को? Very Yes, simple. sir. Okay. चलिए तो 2 ट्रेंड हमने देखे. पहला ट्रेंड क्या था? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक और लाइन एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से भी क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा जा चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा इवन नंबर का जो कार्बन होता है उसका इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर कार्बन से. क्लियर? सो वी कैन राइट even number of carbon is having more melting point. Alkane with even number of carbon is having high melting point as corresponding to high melting point as compared to that with odd number of carbon. Very important. यदि even कार्बन है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. लाइक इफ यू कंसिडर 6 कार्बन, तो ऐसा क्यों होता है उसको समझें. जैसे ये पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. यदि ऑड की बात करें, 5 कार्बन, दिस इज ऑड. 6 क्या होता है? इवन वैल्यू है और 5 ऑड है. तो 5 में नीचे से स्टार्ट होंगे और नीचे ही आ जाएंगे. इसमें नीचे से स्टार्ट हुए, ऊपर की तरफ गए. तो इन दोनों में मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है? विच इज मोस्ट सिमेट्रिक? एनीवन? कौन सा ज्यादा सिमेट्रिक है? दिस वन, इवन वाला. तो याद रखना, इवन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑड से ज्यादा होता है, बिकॉज it fits well in lattice, in packing. जब पैकिंग होगी तो ये पैकिंग में अच्छे से मैनेज हो जाएगा. This is very important reason. That's why the melting point of alkanes with even number of carbon are more than that of odd carbon. इसमें दोनों देखो, दोनों कार्बन की डायरेक्शन ऑपोजिट है. It will fit well during packing. यदि पैकिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्केन. वेरी सिंपल. यदि हम बात करें बेटा C1 से C4 तक, एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक जितने भी एल्केन्स हैं वो गैस होंगे, आर गैसेस. मतलब एक कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथीन, 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन. ये स्टार्टिंग के 4 मेंबर एल्केन के गैसेस होंगे. फिर C5 से लेके C17 तक ये होते हैं लिक्विड. और यदि 17 से भी ज्यादा कार्बन है तो फिर सॉलिड होंगे. This is very important. So initial members are gases and then some liquid and finally solids. Note it.
नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। नेक्स्ट टॉपिक, तो बेटा ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसमें हमने सबसे पहले इनका कलर अडर टेस्ट देखा। सो नाइदर दे आर कलर, they are having color, nor they are having odor. So they are odorless, colorless, tasteless. And then we discuss next is melting point and boiling point. तो यहाँ पे 3 पॉइंट थे। पहला, melting point is directly proportional to molecular weight, inversely proportional to branches, and the even members are having higher melting point. And then we discuss physical state from 1 carbon to 4. They are gases and liquid, and then finally solid. Next, write down chemical reactions of alkene. कि एल्केन के मेंबर कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। Write down this chemical reaction of alkane. First, combustion. Very simple, normal reaction है जिसको हम पहले से जानते हैं। Combustion is burning of alkane in presence of excess of oxygen. So this is burning of substance in presence of oxygen. In presence of oxygen. तो याद रखना कि बेटा जो भी combustion reactions होती हैं that is exothermic in nature. Combustion reaction क्या होगी? Exothermic nature की, heat release होती है, that is exothermic reaction. Means heat or energy is released. Next point, combustion is actually kind of oxidation. वहां पे oxygen add होगा. It is in fact we can say combustion is a kind of oxidation. In combustion, oxidation is involved. Oxidation is involved. जैसे हम बात करें मीथेन की, तो कंबस्टन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन डाल के उसको बर्न करना। हमेशा CO2 और वाटर ही मिलेगा। इफ वी बर्न हाइड्रोकार्बन, यदि हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगी, चाहे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो, यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, that is always CO2 and water. So this is 2O2 and 2H2. So in general we can say on combustion of hydrocarbon, on combustion of any hydrocarbon, alkane, alkene, alkane, alkyne, we will get CO2 and water as product. The product will be carbon dioxide gas and water. तो कंबस्टन के ये सारे पॉइंट की पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। सो फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, व्हिच मींस हीट इज रिलीज, एंड कंबस्टन इज ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन से भी जुड़ रहा है। So addition of oxygen is basically oxidation. Then we discuss on combustion of any hydrocarbon, the product would be always CO2 and water. Next, second, write down, that is halogenation reaction. पहली है combustion, second is halogenation. Very very important. ये भी 11th और 12th दोनों में काम आएगी। अभी आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है और 12th के सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे भी सेम रिएक्शन मिलेगी, हैलोजिनेशन। डन। नाउ
इफ वी टॉक अबाउट हैलोजिनेशन तो सिंपली पता चल रहा है एडिशन ऑफ हैलोजन। जैसे हाइड्रोजनेशन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी टाइप से हैलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। नाउ जैसे जनरल रिएक्शन देखें, दिस इज एन एल्केन रिप्रेजेंटेड बाय RH। व्हाट इज दिस? एल्केन। और इसमें हमने हैलोजन ऐड कर दिया H2। तो ये H2 क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हैलोजन से। इट विल फॉर्म RH प्लस HX। दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ हैलोजिनेशन। सबसे बेसिक रिएक्शन है। सो वी कैन से if alkane is treated with halogen, then one hydrogen of alkane is replaced by halogen. This is known as halogenation. Then अब इनकी रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैलोजिनेशन का। What is the reactivity of halogen? So if we talk about reactivity of different halogen, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, then chlorine, bromine, and then iodine. This is the order of reactivity. Fluorine is more reactive than chlorine, bromine, and iodine is least reactive towards halogenation. Very important order. So fluorine is the most reactive towards halogenation, and iodine is least reactive. And chlorine and bromine are moderately reactive. Now, this is very important कि halogenation for chlorine and bromine, यदि हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अदरवाइज क्लोरीन कैन रिएक्ट इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये डार्कनेस में रिएक्ट कर जाएगा अंधेरे के अंदर। इन दोनों में हमें सनलाइट रिक्वायर्ड होगी। और आयोडीनेशन तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, तो आयोडीनेशन में हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इन जनरल हाइड्रोजनेशन बोला, यदि फ्लोरीन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे फ्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड होगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन में ब्रोमिनेशन और आयोडीन में आयोडीनेशन। नाउ द क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन will be proceed in presence of sunlight. In presence of sunlight. यदि एल्केन पे क्लोरीन ऐड करना है तो हमें सनलाइट कंसीडर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। नोट इट। फिर इसके क्वेश्चन और मैकेनिज्म देखते हैं। So, any doubt to anyone up to this? Tell me. No, No, sir. sir. Fine. So next, let us check the different cases. ये सब आपके बोर्ड में बेटा, और नीट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। देखेंगे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन सब कैसे रिएक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट। सी, राइट डाउन नोट। हेलोजिनेशन के अंदर नोट डालेंगे। पहला नोट, फ्लोरीन कैन रिएक्ट इन डार्क, ये अंधेरे में रिएक्ट कर जाएगा। सेकंड,
Cl2 and Br2, chlorine and bromine react in presence of light. In presence of light. Third, iodine shows रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब पीछे हो जाएगी, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा बट फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा. आयोडीन शोज रिवर्सिबल रिएक्शन. इस तरह से यदि एल्केन में आयोडीन ऐड करेंगे तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन. तो इसलिए आयोडीनेशन जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करते हैं. तो जैसे ही ये HI बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको I2 में कन्वर्ट कर देंगे, सो RI बचा रह जाएगा. So iodination is carried out in presence of oxidizing agent like HNO3, HiO3, etc. HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड and HiO3 is iodic acid. This one. एक बार तीनों लाइन पढ़ो कि फ्लोरीन को हम डार्क में ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड होंगे, और आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के HI को यहाँ से भगा देंगे. भगाना इन द सेंस इसको रिमूव कर देंगे. ये इसको रिड्यूस कर रहा है वापस, तो इसको यदि हम रिमूव कर दें तो एल्काइल आयोडाइड बचा रह जाएगा. क्लियर? So for iodination we use oxidizing agent like nitric and iodic acid. Next, second note, जैसे अभी हमने क्लोरीनेशन पढ़ा कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, दैट इज HNO. तो मीथेन में तो बेटा 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, तो क्या ये क्लोरीन चारों को रिप्लेस कर सकता है? यस, सीक्वेंशियली पहले एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा क्लोरीन तीसरे को रिप्लेस करेगा. इस तरह से सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे. तो पहले केस में H और Cl अलग होगा, HCl, तो बनेगा CH3Cl. Cl2HCl. फिर से दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिप्लेस होगा, H और Cl रिमूव करो, बनेगा CH2Cl2. अगेन जब तीसरा Cl2 मॉलिक्यूल आएगा तो फिर ये तीसरे हाइड्रोजन को भी अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा CHCl3. एंड देन फाइनली द लास्ट हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन टू फॉर्म CCl4. इस तरह से सीक्वेंस में रिएक्शन होगी. क्लियर? तो पहला मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो बनेगा CH3Cl. दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा CH2Cl2. फिर तीसरा रिप्लेस करेगा तो CHCl3 और फाइनल प्रोडक्ट CCl4. क्लियर? CL इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म. और CCl4 भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसका एक बार जेई के अंदर यूज पूछा गया. इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. लाइक दैट. सो ये कुछ बहुत ही काम की बातें थी हैलोजिनेशन की. तो आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, तीनों केसेस याद रखना है कि फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन ये कैसे होंगे, और फिर ये भी लर्न करना है कि सीक्वेंशियली एक एक क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता जाएगा. नाउ हैलोजिनेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म. ये भी नीट, जेई और बोर्ड
तीनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, और बोर्ड में यदि आता है तो ये मिनिमम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से ये सारे हैलोजन ऐड होंगे। तो मैकेनिज्म का मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा या कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो हैलोजिनेशन 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड स्टेप प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप, और वी कैन से इनिशिएशन। सबसे पहले देखते हैं बेटा इसकी रिएक्शन क्या है बिफोर मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को आप गौर से देखें। CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा CH3Cl, लाइक दैट। तो बेसिकली हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है कि किस तरह से ये CH3Cl बनता है मीथेन और Cl2 की मदद से। दिस इज अवर मेन रिएक्शन, और इसके हमें देखना है कि कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप, एज आई सजेस्ट यू, दिस इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप का मतलब होता है फ्री रेडिकल का बनना। यहाँ पे जो रिएजेंट है वो होगा फ्री रेडिकल। तो बेटा इनिशिएशन कैसे होगा, जैसे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो जब क्लोरीन मॉलिक्यूल पे सनलाइट गिरेगी तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ जाएंगे, एक इस क्लोरीन को मिलेगा, दूसरा इस क्लोरीन को, तो इससे बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। This is known as chain initiation step. Now, this free radical is highly reactive, will attack on methyl molecule. ये मिथाइल पे जाके अटैक करेगा। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हो चुकी है रिएक्शन की, इसलिए इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएट हो गई ये रिएक्शन, तो क्लोरीन पे सनलाइट गिरी, इस क्लोरीन का होमोलाइटिक, इसको बोलते हैं बेटा होमोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता। दिस इज होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन और होमोलाइटिक क्लीवेज। अब नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोपेगेशन। दिस इज प्रोपेगेशन, मतलब ये फ्री रेडिकल प्रोपेगेट होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर ये जो मीथेन है, मीथेन पे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन लेके मिथाइल फ्री रेडिकल बना देगा Cl, इस तरह से। और डिटेल में देखो तो ये मीथेन के 4 हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करके HCl बॉन्ड बनाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल अलग कर देगा। ध्यान से समझना, काफी क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन से लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा HCl। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड के पास एक हाइड्रोजन ले गया तो एक कार्बन पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। देखो HCl और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे, मिथाइल फ्री रेडिकल। नाउ ये जो मिथाइल है फिर से क्लोरीन पे अटैक कर देगा, तो प्रोपेगेट होती जाएगी रिएक्शन। ये मिथाइल फ्री रेडिकल जाके क्लोरीन पे अटैक करेगा Cl पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये CH3Cl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल अलग, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, लाइक दैट। तो पहले स्टेप में Cl फ्री रेडिकल बना, फिर Cl ने मिथाइल पे अटैक किया तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, फिर से मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन पे अटैक किया तो बना CH3Cl। दिस इज आवर प्रोडक्ट।
दिस इज प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब पहला हुआ इनिशिएशन, दूसरा हुआ प्रोपेगेशन, तीसरा स्टेप होता है बेटा टर्मिनेशन, वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज टर्मिनेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब जो भी फ्री रेडिकल बच गए वो आपस में कपलिंग रिएक्शन कर लेंगे, क्योंकि कभी भी इंटरमीडिएट बचते नहीं है, या तो बचेगा तो रिएक्टेंट बचेगा या फिर प्रोडक्ट बनेगा। कभी भी इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो समहाउ कैसे भी करके किसी न किसी फॉर्म में बदल जाते हैं। तो जितने भी फ्री रेडिकल हैं जैसे CH3Cl, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उससे वो जुड़ जाएंगे। तो देखो पहला टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, CH3 CH3 आपस में जुड़ जाए तो बन जाएगा इथेन। इथेन। दूसरा केस क्या हो सकता है, Cl Cl से जुड़ जाए तो बन जाएगा Cl2 क्लोरीन। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी, CH3 और Cl जुड़ जाए। थर्ड CH3 और Cl जुड़ जाए तो बन जाएगा CH3Cl। दिस वन, इसको नोट करो एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और you can ask any doubt in any step. Fine, so any doubt to anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Fine. So I will suggest beta to Monday to Thursday classes जो स्टूडेंट ले रहे हैं, I will suggest आप भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी will move forward, आगे बढ़ता रहेगा। और काफी बच्चे इस लेक्चर को मिस करते हैं फ्राइडे सैटरडे को। कुछ बच्चे नहीं आए, आई नो द नेम लाइक सात्विक एंड एक दो और बच्चे हैं, दे थिंक कि हम सिर्फ अप टू थर्सडे लेंगे, दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। क्लियर? दैट इज वेरी इंडिपेंडेंट चैप्टर। आई थिंक मोस्टली जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ रहे होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेस्ट टॉपिक, इजंट इट? Yes, sir. आप आई थिंक आप उस मेंटालिटी को लेके बैठे कि मंडे से थर्सडे ही हम क्लास लेंगे और बाकी दिन 2 दिन वो अलग चल रहा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। दैट इज रॉन्ग, फॉल्स assumption. डोंट assume like that. क्लियर? ये भी टॉपिक है और ये सेपरेट है। व्हाई यू आर नॉट टेकिंग लेक्चर? और ऐसे जानबूझ के लेक्चर मिस करोगे तो फिर आई विल नॉट टीच यू फर्दर दिस चैप्टर। क्लियर? आप एटलीस्ट बैठो, आई विल टीच इन रेगुलर बेस ऑल्सो, बट आप क्लास मिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड थिंग। हालांकि वहां पे भी ये डिस्कस होगी चीजें, बट इफ यू आर मिसिंग द लेक्चर देन वहां पे मैं छोड़ सकता हूँ ये चैप्टर, यदि आप ऐसे जानबूझ के लेक्चर मिस करेंगे तो। क्लियर? तो आप इन लेक्चर को भी लीजिए, ये 2 दिन फिर आप क्लास मिस करेंगे और फिर उस टाइम को आप वेस्ट करते हो। यहाँ पे भी लेना है और वहां पे भी आपको पूरे लेक्चर अटेंड करना है। सो फ्रॉम मंडे वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर which we started on Wednesday, hydrogen and its compound. Clear? तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाली है। If you miss that first lecture of hydrogen, just go through that. Thank you. Have a nice day.